नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिटायर कुछ सालों में हो जाएंगे, यानी कि जिनकी एज अबाउट 60 है, 55-60 है, या जहाँ रिटायरमेंट एज 65 है उनकी एज अबाउट 62-63 है। क्योंकि जब भी रिटायरमेंट का सब्जेक्ट सामने आता है तो लोग सिर्फ दो ही बातें सोचते हैं कि मैं कब रिटायर होऊंगा और रिटायर होने के वक्त मेरे को कितने पैसे मिलेंगे और मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी। क्या यही दो सवाल काफ़ी हैं? क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके सिवा क्या-क्या ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने अपने कई दोस्तों से जो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद बनाया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस हैं। सबसे तो पहला ये है कि रिटायरमेंट एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। जिस तरीके से एक लड़के या लड़की की शादी होती है, एक नया जीवन शुरू होता है, उसी तरीके से रिटायर होने के बाद उस पर्सन का, एक रिटायरी का एक नया जीवन शुरू होता है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए, जब आप रिटायर होंगे तो क्या आप वहीं रहते रहेंगे जहां आप रह रहे हैं या नए घर में जाएंगे। वो लोग जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे होते हैं उनको तो डेफिनेटली इसके बाद अपने घर में जाना होता है, तो उनको पहले ही ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने ही घर में रह रहे होते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी वहीं उसी तरीके से रहते रहे या वो एक नया घर लें। अब दो किस्म के लोग हैं जो रिटायर होंगे। एक तो वो है जहाँ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, किस्मत है, अगर एक पार्टनर जा चुका है तो बात और है। अगर बच्चे बाहर हैं और वो दोनों रह रहे हैं तो उनको कहाँ रहना है ये सोचना पड़ेगा। और अगर वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कहीं उनको ये ना लगे बाद में कि उनको एक बच्चों का मेड बना दिया गया है या बच्चों का कीपर बना दिया गया है। रोज़ सुबह स्कूल से लेकर आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं और बच्चों को उन पे छोड़ के उनके बेटा और बहू बाहर घूमने जा रहे हैं। अगर आपस में प्यार हो तो ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बिटरनेस ना आए, इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर कैसा रहता है। और इसलिए आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के बाद आप एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे, आप बड़ी खुशी-खुशी वो काम कर लेंगे जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाएँगे, और आप किस घर में रहें, ये तो सबसे पहली बात है जो आपको सोचना पड़ेगा। और फिर घर कहाँ लें? आपने अगर नया घर लेना है तो यार उसकी एक चीज़ तो पक्की है कि वो होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के पास जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वो होना चाहिए जहाँ पर आपके बाकी दोस्त यार रह रहे हैं। आजकल तो ओल्ड होम्स का चलन बहुत कॉमन हो रहा है, वेस्ट में तो था, अब इंडिया में भी हो रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद कि आप कहाँ रहें, उसी घर में या नया घर लें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कन्वीनियंस। जहाँ भी आप नया घर लेंगे वहाँ सीधा खरीदे नहीं। पैसे तो होंगे रिटायरमेंट के बाद आपके, ये आप मनी को शिफ्ट करेंगे, पहले ज़रूर किराए पे वहाँ थोड़े दिन रह के देख लीजिए कि आपको वो ठीक रहता है या नहीं। उसके बाद ये आती है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से बिताएं। आप वो करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको खुशी किन बातों से मिलती है। सबसे पहले तो खुशी मिलेगी जब आप एक्टिव रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद खुश होने का दूसरा तरीका होता है एक्सरसाइज। हाँ, जब आप जॉब में होते हैं, सुबह उठते हैं या पूल कार पे जाते हैं या अपने अलग व्हीकल पे जाते हैं, चार्टर्ड बस पे जाते हैं अपने काम के ऊपर, फिर वापस आते हैं और पूरा दिन आपका रेगुलर शेड्यूल होता है। लेकिन अब आप बिल्कुल रिटायर होते हैं, आपको समझ नहीं आती आप क्या करें। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज क्या करें? अगर आप जिमिंग करेंगे और वो करेंगे तो आपके लिगामेंट इंजरी होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। आप वॉक करेंगे, अगर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन जिस तरीके की वॉक आप कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज साइकिलिंग जो घर में होती है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्ट रेट को, जो आपका रूटीन में रहता है, उससे कुछ परसेंट हाई, 20-30% हाई रहकर आधा घंटा होना ज़रूरी है, ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, जब आप सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके पाँव के जो मसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करने के ज़्यादा आदी हो जाते हैं, तो हार्ट को काम कम करना पड़ता है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, और अगर आप प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होते, और अगर आप डायबिटिक है तो आपकी ब्लड शुगर कम दवाइयों से बेटर कंट्रोल होती है। फिर दूसरा है, आप अपना शेड्यूल बनाएं। रिटायरमेंट से पहले ही काम और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए आप एक शेड्यूल बनाएं। मेरे पर्सनल विचार में, अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे हैं, आप उनको सुबह स्कूल से लेकर आते हैं और बाद में दोपहर को लेकर आते हैं, और एक बहुत बड़ा बर्डन आप अपने बेटे बहू के ऊपर से उतार देते हैं,
मैं दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आप रियली एक बॉन्डिंग में हैं और मेरे अपने ख्याल से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और आपको बेटर भी फ़ील होगा। और अपने डेली रूटीन में परिवार के साथ घूमना और क्वालिटी टाइम व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और शेड्यूल में आप किस टाइम पार्क जाते हैं, किस टाइम वापस आते हैं, यह भी आप कर सकते हैं। आप पार्क में सैर करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए एक रिटायर्ड आदमी का इस तरीके का लाइफ काटना बहुत एन्जॉयबल होता है। फिर आप डेली कोई ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट करें। आप किसी न किसी अपने घर के पास कोई मंदिर हो, कोई सोशल संस्थान हो, वहाँ पर अपनी सेवा दें। उससे आप बिज़ी रहेंगे, अपनी बकेट लिस्ट में कुछ चेक पढ़ें, हर उपलब्धि को, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, एक्साइटमेंट देती है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद में बहुत मज़ा आएगा। आप नोट करेंगे कि कई हमारे ब्रदर्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो गुरुद्वारे में कार सेवा लेना पसंद करते हैं। आप जब भी बंगला साहब जाएँ, आपको मिलेंगे कई लोग जो बड़े खुशी से आपके जूते रूट रखते हैं, उसके बाद आपको वापस देते हैं और वो अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं और आपको कर रहे हैं और ऊपर ईश्वर उनको देख रहे हैं। इस तरीके से वो अपना रिटायरमेंट टाइम सेवा में, भाव में अच्छी तरीके से काट रहे हैं। इसको कार सेवा कहते हैं। और अगर आप अपने इस तरीके से सोशल फंक्शंस में जाएँगे, लोगों से मिलेंगे, अपने मंदिर में जाएँगे, अपने गुरुद्वारे में जाएँगे, लोगों से मेल-जोल बढ़ाएँगे, सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आप जो है बोर नहीं होंगे और आपका सारा दिन एक्साइटमेंट से कटेगा और आपका टाइम कटने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ है कि आप इस चीज़ का रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे आपका मंडे टू सैटरडे एक डायरी लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि आपको इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम आपको अपना जो शेड्यूल आपने सोशल वर्क का बनाया है वो करना है। आप एक्सरसाइज कौन-कौन सी कर सकते हैं? मैंने पहले तो बताया कि जॉगिंग तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो-नो है, आपको वैसे ही नहीं कर पाएँगे। दूसरा है वॉकिंग। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एनीबॉडी, चाहे वो यंग हो, चाहे बूढ़ा हो। हमारा शरीर वॉकिंग के लिए बना हुआ है। आज से प्री हिस्टोरिक एज में आप सोचिए, जब आपकी आज से 2000-3000 साल पहले, जबकि कोई घर नहीं थे, बिजली नहीं था, सिर्फ जानवर की तरह इंसान अपने ग्रुप में रहता था और धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा था। उस समय एक मैन था, उसकी वाइफ थी, 4-5 बच्चे होते थे, लंबी लाइफ किसी की नहीं होती थी। वो सुबह से शाम तक चलते थे। जैसे ही कोई केव आती थी, कोई गुफा आती थी या कहीं पानी का स्रोत आता था, वो वहाँ पर रात काटते थे। दौड़ना या भागना सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता था, शिकार के लिए, या जब उनके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए। तो बेसिकली क्या होता था, सुबह शाम तक चलना, सुबह से शाम तक चलना। तो अगर आप अपने डेली एक्टिविटी में पुराने चलने में जाएंगे तो आपका बीपी भी ठीक रहेगा, शुगर भी ठीक रहेगी, आपको डिप्रेशन भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी बहुत अच्छा कटेगा। फिर योगा, आजकल चेयर योगा का बहुत फैशन है, इस पे आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, वो आप देख लेना। फिर आप एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारी एरोबिक एक्सरसाइज की वीडियोस है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में वो देख सकते हैं। आप लाइट वेट्स उठा सकते हैं, ज़्यादा वेट नहीं, 1 to 2 केजी के वेट। आप इसको 20-25 बार एक आर्म से दूसरी आर्म से करिए, इससे वेट ट्रेनिंग होगी और एक जो मसल लॉस एज के साथ होता जाता है, जिसको इंग्लिश में हम सार्कोपीनिया कहते हैं, उससे आप बच पाएंगे। जो चीज़ अब्रॉड में बहुत कॉमनली होती है वो होती है गार्डनिंग, बागवानी। इंडिया में भी अगर आप कर सकते हैं करिए। अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो आप गमले रखिए, उसमें बीज डालिए, उनको पानी दीजिए, उन पौधों को धीरे धीरे ग्रो करते देखिए, जैसे आपने अपने यंगर एज में अपने बच्चों को देखा था, और उसको एंजॉय करिए। फिर आप अपने सोशल कांटेक्ट बनाइए। जब आप जॉब में हैं तो आपके सोशल कांटेक्ट आपके ऑफिस गोअर है। जब आप रिटायर हो जाएंगे, उनमें से 90% जो है आपके जॉब कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, वो अपने अपने कांटेक्ट्स में चले जाएंगे। तो आपको नए कांटेक्ट ढूंढने पड़ेंगे। आप अपने नेबरहुड में देखिए कौन आपको पसंद आता है। आप जब मंदिर में जाते हैं या जब आप योगा क्लासेस में जाते हैं तो आप ढूंढिए कि कौन से लोग हैं जो आपके साथ जेल करते हैं। आप ऐसे दोस्त चुनिए जो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड कम हो, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें देते हों, जो आपकी खुशी को देख के खुश होते हों और जलते ना हो, ऐसे कोई कुरेदते हुए सवाल ना करते हो जिससे कि आप अनकंफर्टेबल होते हो। और आप थोड़ी देर में ही पहचान जाएंगे 2-4 बार में कि ऐसे कौन से दोस्त हैं। एक टिप है कि जिससे मिलने के बाद आप वापस आकर अनकंफर्टेबल फील करें, ऐसे लोगों के क्लोज नहीं जाना। रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैं दोबारा पहले बताऊं, हमारे पुराने जुड़े रिश्ते खत्म होने लगते हैं और नए रिश्तों को बनाने की ज़रूरत होती है।
हम जैसे रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी लाइफ ज़्यादा एनरिच होती जाती है, क्योंकि हम नए दोस्त ऐसे बना सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। एक और चीज़ है, आप नई टेक्निक सीखें। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कंप्यूटर। जब आप किसी बच्चे के साथ कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे होते हैं या अपने फ़ोन को सेट कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है मैं तो बेवकूफ़ हूँ। वो 1 मिनट में वो चीज़ कर लेता है जो आधे घंटे में आप नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, हमारा माइंड जो है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसके अंदर। तो अगर आप अपने ब्रेन को चुनौती देते हैं, आप नई कोई गेम सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो आप चाहे 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो आप ये सीख सकते हैं। इससे आपका ब्रेन भी शार्प होगा। फिर कई गतिविधियां हैं, कई शौक हैं जो आप पहले पूरे नहीं कर पाते थे, अब आपको वक्त मिला है जो आप कर सकते हैं। मैं आप मेरा एग्जाम्पल देखिए, मैं शुरू से ही मीडिया में इंटरेस्टेड था, बट डॉक्टर बन गया। मुझे पहले प्रूव करना था कि मैं मेडिकल लाइन में कैसा रहता हूँ, वो मैंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन अब एक स्टेज आई जब मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा शौक था मीडिया में आने का। तो मैंने ऐसी गतिविधि चुनी जो मुझे पसंद है, जो मुझे सीखने को देती है, जो चैलेंजिंग है, जिससे मैं बात करके, खुद लर्न करके जो मैंने सीखा वो मैं समाज में फैला रहा हूँ। जैसे आज का वीडियो, ये सारा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे और अपने दोस्तों के उसके ऊपर निर्भर है। जो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं वो हैं प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक। आपको मालूम है, जब उनकी एज 58 ईयर्स प्लस थी, तब तक वो बैंक में काम करते थे और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने इस्कॉन को बनाया, एस्टैब्लिश किया। और 20-25 साल में उसके बाद जब तो भगवान कृष्ण ने उनको ये प्रोत्साहन दिया, उनके पीठ पे हाथ रखा कि इस्कॉन को पूरे दुनिया का कल्ट बना दिया। और भगवान श्री कृष्ण को हर एक घर में पहले ही पूजा जाता था, लेकिन सबके घरों में इस्कॉन के थ्रू पूजने का एक दूसरा तरीका दिया और सारे विश्व में दिया, इंडिया से बाहर दिया भगवान श्री कृष्ण को। प्रभुपाद ने, वो एक जॉब में थे, रिटायर होने के बाद उनमें जुनून था, अमेरिका में जाकर उन्होंने कृष्णा कल्ट को फैलाया। और इसका मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को वो वापस दें जो कम्युनिटी ने आपको दिया है। वो एक शेर है शायर का कि शक्ल सूरत में हवादिस के जो कुछ दिया है मुझे वो मैं लौटा रहा हूँ। तजर्बात और हवादिस के तरीके से खुदा ने जो कुछ दिया है मुझे वो लौटा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके का है। अपने समुदाय को वापस देने और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव असर डालने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, ये मेरा मैसेज है। और रिटायरमेंट के बाद काम करने के बहुत तरीके आप ढूंढ सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कौन हूँ, ये स्मृति ही आत्म विसर्जन की चाबी है। शायद किसी ब्रह्म कुमारी मिशन में पढ़ा था। आप कौन हैं, इस दुनिया में आए, आपकी उम्र 60, 65, 70 साल हो चुकी है, आपने कितना और जीना है, मे बी 20 साल, मे बी 25 साल, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, ये विचार आपको जरूर आता होगा, नहीं आता तो आना चाहिए। आप जब हरिद्वार पे हर की पौड़ी में गंगा के किनारे जब आत्म ये जो अस्थि विसर्जन के लिए कभी बैठे हों अपने किसी इष्ट जन के लिए, तो इमेजिन कर लिए कुछ राख और कुछ हड्डियों में एक जीवन जो 70, 80, 90 साल चला समाप्त हो गया और फिर वापस नहीं आएगा। तो आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए कि आपका दुनिया में अपना दृष्टिकोण आपके सीधे मूल्यों और आपके जीवन के प्राथमिक उद्देश्यों से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा। वो क्या है जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है और मुश्किल टाइम में आपको सहारा देने के लिए मदद करता है। फिर एक और चीज़, आप जर्नीज पे जाइए। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, पहाड़ों पर जाइए, आप किसी समुद्र के किनारे जाइए, आप गंगा के किनारे जाइए। लोग तो जनरली प्रेफर करते हैं पिलग्रिमेज पेजेस पे, लेकिन आप इंडिया में रहते हैं तो इतनी नॉर्थ इंडिया में शिमला, मसूरी, नैनीताल जा सकते हैं। जो साउथ इंडिया जहाँ रहते हैं वो मुन्नार वगैरह उधर जा सकते हैं। तो इस तरीके से, और बाद में आजकल तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो ट्रैवल एजेंट हैं ये सीनियर सिटीजन ग्रुप बना के नए नए देशों में जाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे आप जा सकते हैं। और जाने के बाद जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आप उस पर अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अपनी सोशल गैदरिंग में अपने तजर्बे बता सकते हैं, आप यूट्यूब पे चैनल बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जीने का एक उद्देश्य मिलेगा, आप एक लक्ष्य को बनाएंगे, उसके साथ सुबह उठेंगे और आप एक रेगुलर शेड्यूल से सोचेंगे कि आपके किस घंटे, हमारा इस घंटे में मैंने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, इस तरीके से अपना दिन काटेंगे तो आपका जीवन बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट
कुछ 1% भी किसी की चेंज करते हैं तो मैं बहुत खुशगुजार होऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।